नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज पे 2 लेक्चर्स अपने हो चुके हैं। आज ये उसी का तीसरा लेक्चर है। परसेंटेज पे ही कुछ क्वेश्चंस आज कवर करेंगे। देखिए, जैसे आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक्स के वेतन में 25% वृद्धि हुई, जिससे उसका नया वेतन 6525 रुपये हो गया। तो वृद्धि से पहले वेतन क्या था? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहले उसका कुछ वेतन रहा होगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, जो आपका दिल करे वो मान सकते हैं। ठीक है, मैं इसे फ्रैक्शन से ही कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पे 25% का फ्रैक्शन क्या होता है तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। ये फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं किसी भी परसेंटेज को, ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 25% को जैसे बदलना है फ्रैक्शन में तो 100 का भाग कर देंगे इसमें, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगी इसकी 1/4। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये ओरिजिनल को बताता है। तो जैसे मान लीजिए पहले उसका वेतन 4 रहा होगा। ठीक है, तो अब जब 25% बढ़ जाएगा तो 4 का 25% होता है 1, तो यानी 1 बढ़ जाएगा। या फिर आप यहीं से समझ सकते हैं, जो फ्रैक्शन लिखी हुई है 1/4, तो ये नीचे वाला ओरिजिनल को बताता है और ऊपर वाला कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है ये उसे बताता है। तो पहले ओरिजिनल 4 था, अब उसमें 1 बढ़ रहा है, तो अब हो गया उसका वेतन 5। सवाल में दे रहा है नया वेतन है 6525, और जबकि हमारे हिसाब से 5, तो 5 का मान है 6525, तो 1 का मान निकल के आएगा यहाँ पे कितना, 13 पचे 65 और 55 25, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 5, यानी 1305। क्लियर। अगर 1 का मान 1305 है तो प्रारंभिक में मेरे हिसाब से 4 था, तो कितना निकल के आएगा, इसमें गुणा करा देंगे 1305 का। तो जब 1305 का इसमें गुणा कराएंगे तो 13 चौको 52 और 5 चौको 20, तो ये हो गया कितना, 5220। तो ये ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगर ये रहा अगला सवाल। इसमें कह रहा है एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया। परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 रुपये हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य कितना है? ठीक है, देखिए ये जो सवाल है ये सक्सेसिव का सवाल है। ये इस तरीके के सवाल हम लोग करेंगे। देखिए, जैसे आप डिस्काउंट का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सवाल मिलेंगे इस तरीके से कि पहले इतने % का डिस्काउंट दिया गया, फिर दूसरा डिस्काउंट दिया गया उसी में। या फिर आप इस तरीके के सवाल आप देखेंगे जब हम CI पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी इस तरीके का सवाल होगा कि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी सक्सेसिव वाला कोई केस हो, सक्सेसिव वाला कोई भी केस हो, यानी कि पहले आपने जैसे इसको 20% घटाया, तो इस सवाल को हल करने का तरीका क्या हो जाएगा, पहले आप मान लीजिए कि उसका कुछ भी था, उसका मूल्य 100, 200, 300 जो भी आपका दिल करे वो मान लीजिए। मैं जैसे यहाँ पे मान लूँ कि पहले उसका मूल्य 100 था। अगर उसका पहले मूल्य 100 था और 20% जब उसका मूल्य घटा देंगे, 20% जब उसका मूल्य घटा देंगे तब मूल्य कितना बचेगा, तो आप मूल्य कहेंगे अब बचेगा 80, ये तो बचेगा। अच्छा, अब कह रहा है कि अब उसको 30% बढ़ा दिया गया है, तो अब 80 का जब 30% आप बढ़ाएंगे तो 80 का 30% होता है कितना है, 80 का 30% होता है 24। 80 का 30% होता है 24। तो अब जब 80 में 24 आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 104। 104, तो मेरे हिसाब से परिणामतः मूल्य हो गया 104। मेरे हिसाब से ये मूल्य हो गया अब 104। इसी का मान सवाल में दे रहा है 416, तो 104 का मान अगर 416 दे रहा है, 104 का मान अगर 416 दे रहा है, तो यहाँ से 1 का मान निकल के आएगा कितना, 4। अगर 1 का मान 4 निकल के आया तो मेरे हिसाब से तो मैंने 100 माना था मूल्य, तो इसमें 4 का गुणा करा देंगे तो मूल्य निकल के आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य निकल के आ गया 400 रुपये। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर आप ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं, ऐसा अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो समझिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं, तो इसे आप ऐसे सोच सकते थे। देखिए, जैसे सवाल में कह रहा है, सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल में कि मूल्य को पहले 20% घटाकर
फिर 30% बढ़ाया गया, मूल्य को 20% घटाकर 30% बढ़ाया गया। तो 20% की फ्रैक्शन ही होती है कितनी, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। यानी पहले अगर मूल्य 5 था तब 1 बढ़ा देंगे, सॉरी घटाना है तो 1 घटा देंगे तो अब बचेगा 4। आगे कह रहा है अब 30% बढ़ा दिया गया, तो 30% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 3/10। यानी पहले अगर 10 था तब 3 उसको बढ़ा देना है, तो 10 में 3 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 13। क्लियर। कटे तो काट देते हैं, जैसे इसको काट देंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो गया 5 25, और यहाँ पे हो गया 13 दूनी 26। मेरे हिसाब से पहले 25 था, बढ़ के हुआ 26, जबकि सवाल में दे रहा है कि 416, तो 26 का मान 416 दे रहा है। यहाँ से इसको काट देंगे, तो इसको जब हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा कितनी बार, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 13, ये हो जाएगा कितना 208, और ये 16 बार कट जाएगा। क्लियर। अब 16 का गुणा कर देंगे 25 में, 16 का गुणा जब आप 25 में कर देंगे तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा आपका 400। किसी भी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको हल किया जा सकता है। या फिर इसका एक तरीका और हो सकता है, इसका एक तरीका और हो सकता है, और वो तरीका क्या है उसे भी समझ लेंगे, उसे भी अगर हम समझ लें। अच्छा देखिए, जैसे कह रहा है पहले 20% घटाया गया, तो एक तरीका होता है x + y + xy/100। मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर बढ़ाया जा रहा है तो प्लस में लिखेंगे, घटाया जा रहा है तो माइनस में लिखेंगे। अब जैसे पहले 20% घटाया जा रहा है तो यहाँ पे 20 को माइनस में लिखेंगे। अब फिर 30% बढ़ाया जा रहा है तो 30 को प्लस में लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस x की जगह पे आ जाएगा माइनस का 20, y की जगह पे आ जाएगा 30, यहाँ बटे पे आ जाएगा 100। अब यहाँ से 30 में से 20 जाएगा तो 10 आ गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 10 में से ये 6 कट जाएगा तो यहाँ पे आया 4 प्लस का, यानी कि 4% ओवरऑल बढ़ रहा है। 4% का मान दे रहा है सवाल में। 4% बढ़ने के बाद 4% बढ़ रहा है, तो यानी अगर पहले 100 रहा होगा, अगर 100 रहा होगा तो 4% बढ़ गया अगर, तो अब हो गया 104। तो 104 का मान दे रहा है सवाल में 416। 104 का मान अगर 416 दे रहा है तो 1 का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा 4। तो ओरिजिनल में 100 था तो इसमें गुणा करा देंगे 4 का, तो यहाँ से भी उत्तर आ जाएगा 400। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो बढ़ाया जा रहा है तो प्लस में लिखेंगे, और अगर घटाया जा रहा है तो माइनस में लिखेंगे। क्लियर है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, मैं आपको बताऊँ। हमने यहाँ पे अगर ये घट रहा है 20% तो 20 को माइनस में लिख दिया, और 30% अगर बढ़ रहा है तो 30 को प्लस में लिख दिया। और यहाँ से हमने देखा कि ओवरऑल कितने परसेंट का घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ये 30 में से 20 घटेगा तो प्लस का 10 आ गया। 3 का गड़वा -2 में होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, तो 10 में 6 घटा देंगे तो 4%। ओवरऑल 4% बढ़ रहा है, ओवरऑल बढ़ रहा है 4%। तो अगर पहले 100% रहा होगा तो उसमें 4% बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 104%। ओवरऑल 104% वैल्यू आई। और जबकि 104% ये वास्तव में सवाल में दे रहा है 416, सवाल में दे रहा है अगर 416, तो यहाँ से 1 का मान आया 4। 1 का मान अगर 4 है तो वास्तव में इसका मान कितना रहा होगा, 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है एक कर्मी का वेतन पहले 15% घटा दिया जाए, तदुपरांत 5% बढ़ा दिया जाए, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। सेम सवाल है, मैं आपको बताऊं, वैसे ही करना जैसे अभी किया। ठीक है, आप चाहें तो इसी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने कैसे किया था x + y + xy/100, इस तरीके से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो गया +5, और यहाँ पे हो गया 15 × 5/100। तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ रहा है घट रहा है ये मैं पता चल जाएगा। तो 15 और 5 कितना हो गया 20, और 15 × 75, 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। यहाँ पे देखिए 15 क्या कर रहा है, घट रहा है, 15 घट रहा है, तो यहाँ पे ये 15 माइनस कर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये बचा -10 ये, और ये भी बचेगा -5
0.75। तो कुल मिला के ये 10.75 माइनस क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है कि ये घट रहा है। तो कुल मिला के 10.75% कम होगा। ये इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो माइनस का विशेष ध्यान रखिए। साइन के साथ में वैल्यू को लिखेंगे, यहाँ पे चिन्ह सहित वैल्यू लिखेंगे। अगर घट रहा है तो माइनस का लिखेंगे और बढ़ रहा है तो प्लस का लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15% घट रहा है तो यहाँ पे 15 लिख देंगे माइनस का। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे इसको, ऐसे कर सकते हैं इसको और कैसे किया जा सकता है, मैंने आपको पहले बताया। अगर 15% घट रहा तो फ्रैक्शन होती है 15% की 3/20। अगर पहले मान 20 होगा तो 3 घट के मान हो गया 17। 5% बढ़ने का मतलब 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी 20 अगर पहले होगा तब 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा कितना, 21। क्लियर है। तो यहाँ से मैं देखूँगा ये आया 400 और इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 34 एक 35, 357। तो यहाँ से कमी कितनी आ रही है, 43 की, बटे में आ जाएगा 400, गुणा कर देंगे 100 का तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसका भाग देंगे तो 4 धाम 40, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो कुल मिला के देखिए 400 से 357 हुआ, तो ये तो घट रहा था, तो यानी कि 10.75% की कमी आ जाएगी। इस तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं इसको हल करने के, इस सवाल को कई तरीके से किया जा सकता है। अब देखिए जैसे एक और तरीका इसका हो सकता है, एक और तरीका क्या हो सकता है कि पहले मैं इसकी वैल्यू कुछ भी मान लूँ कि पहले कुछ भी उसका वेतन रहा होगा। जैसे मैं अच्छा ये मान लेता हूँ, मैं ये अगर ये मान लूँ कि उसका पहले वेतन 100 था। अच्छा, अगर जैसे 100 मान के करते तो कैसे करते, जैसे मान लीजिए पहले उसका वेतन 100 था। अच्छा, अगर उसका पहले वेतन 100 था, 15% घटा दिया, तो अब 15% घटा देंगे जब तो कितना बचेगा, तो 100 का 15 होता है, 100 का 15% होता है 15, तो 15 जब इसमें माइनस हो जाएगा तो अब बचेगा 85। ठीक है, अब कह रहा है 5% बढ़ा दिया जा रहा है, तो इसका 5% बढ़ा देंगे इसमें। मैं जानता हूँ इसका 10% होता है 8.5, तो 5% उसका आधा हो जाएगा, तो 8.5 का आधा करेंगे, 8.5 का आधा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4.25, 4.25 निकल के आएगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 85 और 4 89.25। फाइनल वैल्यू उसकी निकल के आ गई 89.25। कहाँ उसका वेतन 100 हुआ करता था, बच रहा है 89.25, तो कितने की कमी आई, तो आप कहेंगे 10.75 की कमी आई। तो 10.75% इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10.75% ही उतना ही होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हैं, जो आपको बढ़िया लगे उसी तरीके का आप यूज करिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर, तो अगले सवाल में क्या दिया है, अगला सवाल ये रहा। अगले सवाल में कह रहा एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप ये XY वाला तरीका लगाते, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, अभी आपको थोड़ा सा एक दिमाग में आइडिया हो जाए इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। क्लियर है। तो 10% x का मान हो गया 10, y का मान हो गया 20, तो 20 10 30 तो यही हो गया, और 10 गुणा 20 करेंगे 200, 200 में 100 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, तो 30 और 2 हो गया 32, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे ही करते, 10% बढ़ाया गया तो 10 से बढ़ के हो गया 11, 20% और बढ़ाया गया तो 1/5 होती है फ्रैक्शन, यानी 5 से हो गया 6। क्लियर है। तो 50 से कितना हो रहा है 66, बढ़ कितना रहा 16, 16 बढ़ रहा 50 में, तो कितना परसेंट निकल के आएगा, 16 दूनी 32। ऑप्शन सही सही है। जैसा आपका दिल करे वैसे आप इसको हल कर सकते हैं, बशर्ते सही उत्तर लाइए। क्लियर। अगला सवाल ये देखिए, इसको तो देख के ही आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि x का मान y के मान से 25% कम है, तो इससे ज़्यादा वाला उत्तर होता है, तो 33/3% अधिक। मैं आपको बता चुका हूँ, ये सवाल मैंने इसलिए नहीं लिया कि आपको आएगा नहीं, मुझे पता है आपको आएगा। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ
कि जो मैंने आपको टेबल बताई थी कि वो कितनी कारगर है। अगर आप उसको ध्यान में रख रहे हैं तो आपको देखिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। कई बार एग्ज़ाम में किस्मत ही इतनी अच्छी होती है कि कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब जैसे अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया होता और आपका ये देखा हुआ क्वेश्चन है, आपको मालूम है कि वो टेबल में अगर बड़ा वाला मान दे रहा है और ये बता रहा है कि घट रहा है तो नीचे वाला उत्तर होता है परसेंटेज में। अगर ये कमी को बता रहा है और पूछ रहा है अधिक कितना होगा तो बड़ा वाला उत्तर होता है। तो 25% की यदि कमी हो रही तो बढ़ेगा कितना, 33/3%। क्लियर करते अगर तो कैसे करते, जैसे मान लीजिए ये है x, ये है y, कह रहा है x का मान y के मान से कम है, तो ये तो कम है, x का मान कम है, कितना कम है 25%। 25% की फ्रैक्शन ही होती है 1/4, यानी अगर इसका मान 4 होगा तो इसका मान होगा 3। तो ये इससे कितना ज़्यादा होगा, 1 की ज़्यादा 3 में से, तो 1/3 फ्रैक्शन ही होती है, 33 से 1/3%। क्लियर। आगे देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहा है रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा देखिए समझिए सवाल में क्या कह रहा है कि जैसे रमा के व्यय और बचत का अनुपात दे रहा है। व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, बचत का मतलब सेविंग, तो इसका अनुपात दे रहा है 5:3। पिछले सवालों में या पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि असल में जो हम व्यय करते हैं और जो हम सेविंग करते हैं उसको जोड़ देते हैं अगर तो इनकम आ जाती है, यानी कि व्यय और बचत को जोड़ने से आय निकल के आ जाती है। तो अगर ये व्यय है 5 और बचत कर रहा है 3 की, तो अगर कोई आपसे इनकम पूछे उसकी कितनी होगी तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे और बता देंगे कि उसकी इनकम होगी 8। क्लियर है, यानी उसकी बचत और खर्च को जोड़ देने से आय निकल के आ जाती है। यही तो मतलब हुआ। अच्छा ये सारे के सारे मान रेशियो में दिए हुए हैं, क्या में दिए हुए हैं, रेशियो में। अगर ये रेशियो में दे रहा है तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। आपका मन करे तो इसमें 1 0 चिपका लीजिए, इसमें भी 1 0, इसमें 1 0, 50 30 देखिए 80 हो रहा है। आपका मन करे तो इसको 100 मान लीजिए। अगर इसका 100 मान रहे हैं तो मतलब इसमें कितने का गुणा करा रहे हैं, 20 का, तो फिर इसमें भी 20 का गुणा कराएंगे तो ये 60 हो जाएगा। इसमें भी 20 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। क्लियर है। अगर रेशियो में दे रहा है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, बस ये रेशियो नहीं बदलना चाहिए। आगे सवाल में कह रहा है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाए, तो आय तो उसकी 8 है, तो इसका 12% निकालने में मुझे थोड़ी समस्या होगी। तो मैं क्या करूँगा, अपने लिए इसकी आय को 800 मान लूँगा। अगर इसकी आय को मैंने 800 मान लिया तो उसकी फिर जो बचत है वो 300 और उसका जो व्यय है जो वो 500 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि रेशियो उसका अभी भी उतना ही है, 5:3:8। क्लियर। अब देखिए आय में अगर 12% बढ़ा दें, आय में 12% बढ़ा दें तो 800 का 12% कितना होगा, 96। तो 96 इसको बढ़ा देंगे तो ये हो गया 896। क्लियर। आगे कह रहा है व्यय में 15% की वृद्धि कर दें। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में 15% की वृद्धि कर देने का मतलब ये है 15% 500 कितना होगा, 75। तो 75 इसमें बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 575। अच्छा 896 कमा रहा है, 896 में से 575 खर्च कर दे रहा है, तो उसकी बचत कितनी होगी। तो इसमें इसको घटा देंगे तो बचत मिल जाएगी। तो इसको जब इसमें घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे कि हमारे पास निकल के आएगा कितना, 321। क्लियर। अच्छा तो वो यही तो पूछ रहा है, कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले बचत हो रही थी 300 की, अब बचत कर रहा है 321, तो कितना बढ़ रहा है, बचत बढ़ रहा है 21। परसेंटेज में मान पूछ रहा है तो 21 आ जाएगा ऊपर, 300 आ जाएगा नीचे, गुणा करा देंगे 100 का, तो यहाँ से उत्तर निकल के आ गया 7%। क्लियर, यानी कि ऑप्शन बी सही है सवाल का। समझ में आया क्या किया। सवाल में दे रहा है कि उसकी जो व्यय और बचत का अनुपात है वो 5:3 है, तो हमने यहाँ पे 5:3 लिख लिया, व्यय और बचत का अनुपात। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यय और बचत को अगर जोड़ देते हैं तो आय निकल कर आ जाती है, क्योंकि इनके दोनों का योगफल आय के बराबर होता है। अपने से खुद से सोचिए कि मान लीजिए आप 800 रुपये कमा रहे हैं,
उसमें 300 अगर आप खर्च कर दे रहे हैं, 300 अगर आप ये फिर बचा ले रहे हैं तो 500 खर्च करेंगे। अगर 500 बचा ले रहे हैं तो 300 खर्च करेंगे। कुल मिला के जो आय होती है वो बचत और व्यय का योगफल होती है। क्लियर? तो 500 हो गई उसकी क्या व्यय, 300 हो गया उसकी बचत, 800 हो गई आय। सवाल में कह रहा है 12% बढ़ा दी जा रही आय, तो आय को जब 12% बढ़ा देंगे तो 800 का 12% निकल के आएगा 96, तो आय हो गई 896। फिर आगे कह रहा है उसका जो व्यय है वो 15% बढ़ा दिया जाता है, तो 500 का 15% होगा 75 के बराबर। तो 500 में 75 जोड़ देंगे तो 575 हो गया। यानी अब वो 575 रुपये व्यय कर रहा है, 896 कमा रहा है, 575 व्यय कर दे रहा है, तो उसका बचेगा कितना 321। अगर 321 बच रहा है तो पहले की बचत से कितने % ज़्यादा हो गया। पहले 300 बचा रहा था, अब 321 बचा रहा है, तो वास्तव में 21 ज़्यादा बचा रहा है। तो 21 ज़्यादा बचा रहा है कितने में से, 300 में से, तो 300 आ जाएगा, नीचे गुणा कर देंगे 100 का, तो यहाँ से परसेंटेज निकल आ जाएगी। क्लियर? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल को अगर देखें, देखिए सवाल में कह रहा है किसी आदमी को वर्ष 2007 में 8,80,000 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक थे। तो वर्ष 2006 में उनका वार्षिक वेतन क्या था ये बताना है। तो 2007 में, ये जैसे यहाँ पे 2007 है, पहले सवाल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा देखिए, जैसे यहाँ पे 2006 और ये है 2007, तो 2006 में कितना था पहले मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 2007 में 2006 से 10% ज़्यादा है। तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो अगर मैं ये मान लूँ कि 2006 में जैसे उसका वेतन 10 था, तब 2007 में कितना हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल को बताता है और ये ऊपर वाला उससे कितना घट रहा है या बढ़ रहा है उसको बताता है। तो 10 में 1 जब बढ़ जाएगा तो 2007 में हो जाएगा 11। क्लियर है? सवाल में दे रहा है इस 11 का मान कितना, 8,80,000। अगर 11 का मान 8,80,000 है तो 1 का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, इसको काट दें अगर तो ये आ जाएगा 80,000। तो ओरिजिनल 2006 में कितना होगा, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे जब इसमें, तो ये निकल के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 लाख। क्लियर है? ये बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है? अगला सवाल कह रहा है वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। कार्य के घंटों में कितने % की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। वास्तव में अगर आपको बताऊं तो ये सवाल परसेंटेज का है ही नहीं, ये सवाल है टाइम एंड वर्क का, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डाल दिया तो हम इसको सॉल्व किए दे रहे। कैसे इसको करेंगे देखिए, समझिए। थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, समझिएगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे कोई भी काम हो रहा है अगर, तो अगर वहाँ पे ज़्यादा कर्मचारियों को लगा दिया जाए काम पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अधिक कर्मचारी अगर लगा दिए गए तो जो समय है, समय कम लगेगा। ये तो मतलब हुआ अधिक कर्मचारी लगाए गए अगर तो समय कम लगता है। वहीं पे ज़्यादा कर्मचारी की बजाय अगर कर्मचारियों की संख्या कम कर देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। यानी कि जो ये कर्मचारी हैं, ये जो लोग हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, लोगों की संख्या और समय का व्युत्क्रमानुपात संबंध होता है। यानी ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लोगों की संख्या और समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लोगों की संख्या बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। वहीं अगर लोगों की संख्या कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। क्लियर? समय ज़्यादा लगेगा। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जब भी कभी दो चीज़ों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो जो रेशियो होते हैं वो रेशियो पलट जाते हैं। बस एक चीज़ उसमें कॉमन क्या होनी चाहिए कि जो काम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, या उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए।
तो देखिए जैसे इसमें कह रहा है कि कर्मचारियों की जो संख्या है वो 20% कम हो गई। तो अगर कर्मचारियों की संख्या 20% कम हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। यानी पहले अगर 5 कर्मचारी काम कर रहे होंगे तो अब 1 कम काम करेंगे, यानी अब 4 ही कर रहे हैं। तो इससे हो गया क्या कि जो समय लगेगा, अब जो समय लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था। बस अगर काम उतना ही करवाना, उसमें सवाल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जा सके। इसका मतलब क्या है कि जितना काम पहले हो रहा था उतना ही काम अभी भी करवाना है। तो अगर कांस्टेंट प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो रेशियो पलट जाता है। तो यहाँ पे 5:4 है अगर, तो समय का जो रेशियो होगा वो 4:5 हो जाएगा। ये तो मतलब हुआ। तो यहाँ से समय में कितना ज़्यादा हो रहा है? 4 से 1 बढ़ रहा है। तो 1 बढ़ रहा है कितने में से? 4 में से। तो 1 आ जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे। गुणा कर देंगे 100 का, तो ये कितना आ जाएगा? 25%। यानी सवाल का उत्तर हो गया 25%। ये वही सवाल है, मैं आपको बताऊँ। अगर आप टेबल को ठीक से देखे होते तो देख के उत्तर बता दिए होते कि प्रोडक्ट कांस्टेंट है, 20% कम हो रहा है, तो इससे बड़ा वाला उत्तर 20% से बड़ा टेबल पे है 25%। सीधे देखा, उत्तर मार दिया। बस आपको पहले ये चीज़ें एक बार आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो आप तुरंत समझ जाया करेंगे। जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा कि प्रोडक्ट कांस्टेंट है, जैसे कहेगा सवालों में कि प्राइस 20% बढ़ रहा है, बताइए खर्चा को उतना ही रखना है, तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी खपत में? तो आपने देखा 20% बढ़ रहा है प्राइस, तो 16 से 2/3% उत्तर। समझ रहे? बस आपको टेबल ठीक से याद होनी चाहिए। अगर टेबल ठीक से वो आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में वो टेबल ठीक से है और आप सवाल को ठीक से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप ये जो अर्थमेटिक के सवाल हैं, आसान सवाल है, इनको तो देख के हल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल जैसे देखें। अगले सवाल में कह रहा है श्री एक्स, ये कोई व्यक्ति है श्री एक्स, ये अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। अच्छा, आगे कह रहा है 2001 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। तो दोनों मदों पे कितना परसेंटेज में कितना किया? 35% भोजन पे, 5% बच्चों की शिक्षा पे, यानी 40% उन्होंने खर्च किया। तो इस 40% का मान दे रहा है सवाल में, 40% का मान दे रहा है सवाल में कितना? 17,600। तो मैं यहाँ पे अगर इसे लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? 40% बराबर दे रहा है 17,600। तो यहाँ से 1% का मान कितना आएगा? 1% का मान निकल के आएगा 440। 1% का 440। तो कह रहा उस महीने का उसका वेतन बताना है, तो 100% होगा वेतन। तो इसमें 100 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 44,000। 44,000 जिस ऑप्शन में आपको देखिए वही उत्तर है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? सवाल में कह रहा है एक कंपनी की आय 20% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है यदि इसकी आय वर्ष 2012 में 26,64,000 थी, तो 2010 में आय कितनी रही होगी? अच्छा, तो देखिए प्रतिवर्ष 20% बढ़ जा रही है। मैं जैसे इस सवाल को पहले छोटा कर दूं, देखिए समझिए जैसे यहाँ पे पहले 2010 रहा होगा और फिर 2011 और फिर यहाँ पे 2012। ठीक है। तो मुझे ये तो नहीं मालूम कि 2010 में वास्तव में कितनी थी, लेकिन इतना पता है कि हर साल 20% बढ़ जा रही। तो मैं अगर ये मान लूँ कि 2010 में शायद अगर 100 रही होगी, मैं अगर 100 मान लूँ कि 2010 में मान लीजिए कि 100 थी उसकी आय, तो 2011 में कितनी हो गई होगी? तो इसमें 20% बढ़ जाएगा। तो 2011 में हो जाएगी 120%। ठीक है। अच्छा, तो 2012 में कितनी हो जाएगी? तो फिर इसका 20% बढ़ जाएगा। तो 120 का 20% होता है 24। इसमें 24 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 144। तो मेरे हिसाब से निकल के आई 2012 में 144, और जबकि सवाल में दे रहा है 26,64,000। तो 144 का मान दे रहा है 26,64,000। तो यहाँ से एक का मान कितना निकलेगा? 12 से मैं अगर इसको काटूँ तो ये कितना आएगा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, फिर 12 दूनी 24, ये 000। फिर एक बार 12 से काट दें अगर, 12 एकम 12, 10, 102, 12 8 96, बचा 6, ये हो गया 60, 12 पंचे 60, फिर 2 0 इसमें और चिपका देंगे। अच्छा, तो एक का मान अगर कितना है? एक का मान आया 18,500, तो 100 का मान कितना होगा? इसमें गुणा कर देंगे, 2 0 और चिपकाना है, तो कितना हो जाएगा?
18500 एंड दिस 00। क्लियर। तो कितना आ गया, ये आ गया 1,00,000 नहीं 18,50,000, 18,50,000। ठीक है। तो 2010 में कितनी होगी, 18,50,000। देखिए ऐसे ही थोड़ा कैलकुलेटिव था, आपको लग रहा होगा, कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की। अगर आप समझ रहे हैं कि सक्सेसिव क्वेश्चन है, सक्सेसिव का क्वेश्चन है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी परसेंटेज है उसी को देखेंगे हम। जैसे यहाँ पे 20% बढ़ रहा है हर साल, तो 20% का मतलब होता है 1/5। यानी पहले 5 था, 6 हो गया, फिर 5 से फिर 6 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर ये 25 होगा तो ये बढ़ के कितना हो गया, 36। तो ये 36 का मान दे रहा है सवाल में कितना, 2664 एंड 000। ठीक है। तो ये इसका मान दे रहा है यहाँ पे 000 कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ से इसको काट देंगे, तो एक का मान जो भी निकलेगा फिर 25 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, इसको अगर काटें, जैसे 9 से काट दें तो यहाँ पे 4 आएगा, 9 से इसको काटें तो 9 दूनी 18, बचा कितना 8, फिर 81, 5 बचा, फिर 6, फिर ये 000। अब यहाँ से 4 से भी काट दें तो एक का मान आ जाएगा 4 7 28, 4 चौको 16, 000। अब इसमें 25 का गुणा कर देंगे, तो जब 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौको कितना 100, 10 हासिल, 25 सत्ते 175 और 10 185 और ये 000 ये लगा देंगे। क्लियर। तो ये आ जाएगा 18,50,000। ठीक है। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा चलिए आगे अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में है, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना रुपए है, ये निकालना है। तो देखिए जैसे ए और बी का मिला के 40,000 है, ए और बी का मिला के 40,000 है, तो ए और बी को जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये है ए, ये है बी। अगर ए का जैसे एक्स मान लें तो बी का कितना होगा, फिर इसमें से एक्स माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 40,000 माइनस एक्स, बी का इतना निकल के आएगा। ठीक है। अच्छा अब कह रहा है ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, तो अगर एक्स उसका पूरा वेतन था उसमें 85% खर्च कर देगा तब कितना बचेगा, तो एक्स का 15% ही बचेगा, एक्स का 15% बचा। और कह रहा है ये बी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, तो बी का कितना बचेगा, बी का बचेगा 5%। तो ये 40,000 माइनस एक्स का 5%। ठीक है। अब यहाँ से इसको काट देंगे, 5% से ये कट जाएगा 15% 3 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 40,000 माइनस एक्स, एक्स उतर जाएगा तो 4x बराबर आ गया 40,000। तो 1x का मान आ जाएगा आपको, 1x का मान निकल के आ गया कितना, 10,000। ठीक है। तो यही है ए एक्स का मान जो है 10,000, एक की वैल्यू यही हो जाएगी क्योंकि एक्स ही माना था हमने। तो देखिए एक्स मान के ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा होगा आपको, ये तो बेसिक है, ये किताबों में लिखा मिलेगा आपको, RS अग्रवाल में ख़ास तौर पे। इस तरीके से वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, हम अगर इसको दूसरे तरीके से सोचते तो कैसे सोचते। मैं जैसे ए की इनकम ए ही मान लूँ, बी की इनकम बी ही मान लूँ, तो क्या होगा। देखिए जैसे ए की आय को मैंने ए ही मान लिया, बी की आय को बी ही मान लिया, इन दोनों को जोड़ दें तो 40,000 है, ये तो मतलब हुआ इन दोनों का जोड़ 40,000 है। लेकिन अब देखिए ए कह रहा है कि ए जो है ये अपनी इनकम का 85% खर्च कर देता है, तो अगर ये इसका 85% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना है, ए का बचेगा 15%। ठीक है। अच्छा बी 95% खर्च कर देता है, तो बी का बचेगा कितना, बी का बचेगा 5%। तो यहाँ से ए और बी के आय का अनुपात निकल के आ जाएगा कितना, इससे इसको काट देंगे तो यह आ जाएगा 1/3।
टोटल देखिए मेरे हिसाब से कितना है, 1 3 का टोटल आया 4, यानी इनके ए और बी की आय का योग है 4। सवाल में दे रहा है 40,000, तो 4 का मान दे रहा है 40,000। तो यहाँ से एक का मान कितना आएगा, एक का मान आएगा 10,000। अगर एक का मान 10,000 है तो ए का मान देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये ए है, तो एक का मान ही 10,000 है। एक का वास्तव में यहाँ पे देखिए हम जो रेशियो है वो एक ही है, तो एक का मान आया 10,000, यानी एक ही इनकम हो गई 10,000। ठीक है। अगर जैसे बी का पूछता तो बी का देखिए कितना है यहाँ पे 3 रेशियो, तो यहाँ पे 3 का मान निकालते तो 3 का गुणा करा देते तो आ जाती 30,000। ये ना भी वैसे समझ में आया, तो हमें ये पता है कि टोटल है 40,000, उसमें ए का इनकम निकल आया 10,000, तो बी का ही बचेगा बाकी 30,000। ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल में कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम रुपये 720 बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना होगा। ठीक है। अच्छा देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे जैसे तुलसीराम और ये है कश्यप। ठीक है। कह रहा है कि कश्यप के वेतन से तुलसीराम का वेतन ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 20%। तो इस कश्यप को अगर 100 मान लें तो तुलसीराम का जो वेतन हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, क्योंकि ये 20% ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा रेशियो अगर देखें तो कितना आएगा रेशियो, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। वैसे भी इतना ही आता, देखिए समझते अगर आप 20% की फ्रैक्शन ही होती है, कितना 1/5। तो ये अगर 5 है तो इसके एक ज़्यादा हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर। अच्छा कह रहा है तुलसीराम 720 बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। तुलसीराम का वेतन तो 6 है, 6 का 4% जब आप निकालेंगे तो इतना ही आएगा। इसका मान दे रहा है तुलसीराम का 720, तो यहाँ से एक का मान कितना आएगा, पहले इसको काट दें अगर, तो यहाँ से एक का मान आएगा 720 गुणा 25/6। ठीक है। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 120, गुणा करा देंगे अगर तो कितना आएगा, ये 25 को गुणा कराएंगे तो ये पहले 0, फिर ये आ जाएगा 3,000, एक का मान आ गया 3,000। अच्छा अब कह रहा है कश्यप का वेतन क्या होगा। अगर एक का मान 3,000 है तो कश्यप का मतलब 5 रेशियो, तो 5 का मान कितना होगा, इसमें गुणा करा देंगे 3,000 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 15,000। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 15,000। क्लियर। कोई दिक्कत। आगे देखिए अगला सवाल है, कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है। 20% भाग खर्च हो रहा है किराए पे, और 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है, और 10% भाग की वो बचत करता है। यदि वो शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। देखिए कैसे करेंगे सवाल को, जैसे कोई व्यक्ति है उसकी आय को अगर हम 100 मान लें, जैसे मान लीजिए 100 रुपये कमा रहा है, 100 में से कह रहा है 20% तो किराए पे खर्च कर दे रहा है। यहाँ पे किराए पे खर्च कर दे रहा है 20%। अच्छा अगर किराए पे 20% खर्च कर दे रहा है तो कितना, 100 का 20% आएगा 20, यानी 20 रुपये वो खर्च कर दे रहा है किराए पे। फिर कह रहा है 60% भाग वो खर्च कर दे रहा है जीवन यापन पे 60% खर्च कर दे रहा है, तो 100 का 60% 60, यानी 60 खर्च कर दे रहा है जीवन यापन पे। ठीक है। अच्छा आगे कह रहा है 10% भाग की वो बचत करता है, तो 100 का 10% जब निकालेंगे, 100 का 10% निकल के आएगा 10, इसे वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, 10 बचत कर दे रहा है। तो एक चीज़ समझिए कि 100 में से 20 ये, 60 ये, 10 ये, तो कितना हो गया, 60 10 70 20 90, कहीं ना कहीं 90 तो यहीं पे हो गया पूरा, तो बचेगा कितना 10, और वो जो 10 बच रहा है वो कह रहा है वो शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दे रहा है। तो 30 तो खर्च कर ही नहीं सकता अगर उसका इनकम 100 होता, तो मेरे हिसाब से बच रहा है 10, जिससे वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, जबकि सवाल में दे रहा है 30, तो 10 का मान 30 दे रहा है, 10 का मान 30 है अगर, तो एक का मान निकल के आएगा 3, तो उसका वेतन कितना हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो वेतन आ जाएगा उसका कितना, 300। क्लियर। सवाल का उत्तर हो गया 300। कोई दिक्कत तो समझने में बताइए। किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है आपको तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे उस चीज़ को नोटिस किया जाएगा और अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। आगे देखिए
अगला सवाल है, कह रहा है एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले। देखिए इसमें ए बी सी डी ये कोई 4 लोग हैं, तो मैं इसको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए रेशियो का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए आप यहीं पे। उसको मैं सोच रहा था कि रेशियो वाले चैप्टर पे डिस्कस करते, लेकिन यहाँ पे सवाल आ गया अगर, तो उसको समझ लीजिए पहले। और वैसे देखिए ये मेंस का है वो सवाल, मैं आपको बताऊँ, मतलब क्या आसान सवाल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा समझिए, दिमाग लगाइए। जैसे रेशियो होता जो है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई 3 व्यक्ति हैं, ये ए बी, क्लियर है। ए और बी का जैसे कोई रेशियो दे रहा है, मान लीजिए 2 अनुपात, ये 3 अनुपात 2 है जैसे, फिर एक अलग से लिख देगा, जैसे मान लीजिए बी अनुपात सी है, और यहाँ पे कहेगा इनका रेशियो है मान लीजिए 5:7, ठीक है। तो कहेगा ए बी सी का तीनों का रेशियो क्या होगा, तीनों का रेशियो क्या होगा। तो देखिए ऐसा सवाल कैसे करते हैं, जैसे ए और बी का रेशियो दे रहा है 3:2, तो यहाँ पे लिख देंगे 3:2, ठीक है। फिर देखिए बी और सी का रेशियो दे रहा है 5:7, तो बी के नीचे लिख देंगे 5 और सी के नीचे लिख देंगे यहीं पे 7, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अच्छा अब क्या करना है, देखिए तो जिसके पीछे भी खाली जगह दिख रही हो आपको, जिसके पीछे भी खाली जगह दिख रही हो, जैसे यहाँ पे देखिए 2 के पीछे खाली जगह दिख रही है, तो 2 के पीछे चाहे जितनी खाली जगह होती है हर जगह 2-2 ही भर देना है आपको। तो यहाँ पे कितना भर देंगे, 2। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 7 के पीछे तो खाली जगह कोई है नहीं, तो 5 के पीछे देखिए खाली जगह दिख रही है, तो 5 के पीछे आपको क्या भर देना है, यही है 5 ही भर देंगे, ठीक है बस। अब आपको इनको गुणा करा देना, कुछ नहीं करना है, तो रेशियो आ जाएगा। कितना हो गया, ये 5×3=15, ये हो गया 7×2=14, और ये हो गया 5×2=10, और ये हो गया 7×2=14, तो रेशियो आ गया 15:10:14, क्लियर। तो इस तरीके से करना है। अच्छा अब देखिए दोबारा सवाल को देखिए, अब सवाल को पढ़िए, सवाल में क्या कहा गया था। अब उस तरीके से यहाँ पे 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का रेशियो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे सवाल में कहा गया, सवाल में कहा गया है कि यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 25% ज़्यादा मिले, बी की अपेक्षा ए को 25% ज़्यादा मिले। तो 25% फ्रैक्शन मुझे पता है 1/4 होती है, तो ये अगर इसको 4 मिल रहे हैं तो इसको 5 मिलेंगे, उससे 1 ज़्यादा, ठीक है। अच्छा आगे कह रहा है बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिल रहे हैं, 10% की फ्रैक्शन मुझे पता है होती है कितनी, 1/10। तो यानी अगर इसको 10 मिल रहे हैं, अगर इसको 10 मिल रहे हैं तो इसको फिर 1 कम मिलेगा, यानी इसको 9 मिलेंगे, क्लियर है। अच्छा ये सब रेशियो है, देखिए मैं आपको बताऊँ। आगे कह रहा है सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिलते हैं, इसको 25% अधिक मिलते हैं। 25% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/4। तो अगर इसको 4 मिल रहा है तो इसको 1 अधिक मिल रहा है, तो इसको कितने मिलेगा, 5, ठीक है। अच्छा अब देखिए याद कीजिए वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया था कि जिसके पीछे भी जगह दिखे उसको वही भर दिया जाता है। जैसे 4 के पीछे जगह दिख रही है तो हर जगह 4 ही भर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए 10 के पीछे जगह दिख रही है तो यहाँ पे 10 भर देंगे, यहाँ पे 9 के पीछे जगह दिख रही है तो यहाँ पे 9 भर देंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 5 के पीछे जगह दिख रही है तो 5 ही भर देंगे, ठीक है। अब इन सबको गुणा कर देंगे, इन सबको गुणा कर देंगे तो 25×225 ये आ गया। बी कितना आएगा, 5×20, 9×2=18, 180 आ गया। 5×20 ये हो गया 200, ये हो गया 160। अच्छा अब देखिए मेरे हिसाब से डी को मिल रहे हैं 160 अंक, जबकि सवाल में दे रहा है 320, तो 160 का मान दे रहा है 320, तो यहाँ से 1 का मान निकल के आएगा 2। अगर 1 का मान 2 निकल के आया तो ये बताइए 225 का मान कितना होगा, क्योंकि 1 का पूछ रहा है तो इसमें 2 का गुणा कर देना है। 2 का जब गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 450। हाँ तो इस सवाल का उत्तर हो गया 450, यानी ऑप्शन बी सही था इसका, ठीक है। ऐसा कोई भी सवाल अगर आपको दिखे तो आप इसे हल कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये भी देखिए मेंस का सवाल है लेकिन आसान सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूह हैं, ठीक है। उन्होंने भाग लिया, उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत दे रहा है 100%, 90 और 80 क्रमशः, ठीक है।
तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था, ये बताना है। अच्छा, तो देखिए जैसे इस सवाल को हल करेंगे तो कैसे करते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 3 समूह है कोई, जैसे यहाँ पे ए, ये बी, ये सी, ये कोई 3 समूह है। इसके 40 विद्यार्थी ने भाग लिया, इसके 25, इसके 60, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि एक है तो 100% के 100% उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो 40 का 100% मतलब 40। यहाँ इसके तो 100% पूरा, इसका 100% उसका उत्तीर्ण हो जा रहा है, यानी 40 के 40 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। लेकिन बी के केवल 90% उत्तीर्ण हुए, तो 50 का 90% कितना होगा, 50 का 90% होगा 45, ठीक है, इतना ही होगा ना। हाँ, अच्छा, अब सी का 80% उत्तीर्ण हो रहा है, तो 60 का 80% कितना हो जाएगा, 48। अच्छा, तो ये आ गए उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी। तो उत्तीर्ण वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई कितनी, 120 और 13 133। अच्छा, और टोटल विद्यार्थी जो जिन्होंने हिस्सा लिया था वो कितने थे, तो ये कितने थे, 150, तो ये था 150। अच्छा, 150 में से अगर 133 उत्तीर्ण हो रहे हैं तो ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो 133 ऊपर लिखेंगे, 150 लिखेंगे नीचे, गुणा कर देंगे 100 का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर इसको हल करें तो ये हो गया 266/3, 200 सॉरी यहाँ पे 266/3, ठीक है। इसका भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 88 2/3, ठीक है, 3/24 और 2/3। तो यानी इतने परसेंट जो विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए, कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत आ गया 88 सही 2/3। क्लियर। अब देखिए जैसे सवाल ये है कि एक वस्तु का मूल्य p% बढ़ा दिया जाता है, अनंतर उस नए मूल्य में p% कमी कर दी जाती है। तदनुसार यदि नवीनतम मूल्य ₹1 हो जाए तो आरंभिक मूल्य कितना था। तो देखिए इसको देखिए, जैसे अगर पहले बेसिक से ही करें तो अगर ये मान लें कि पहले अगर उसका मूल्य x था, कितना, पहले जैसे अगर x था, अब उसमें p% बढ़ा दिया गया तो ये हो जाएगा 100 + p/100। फिर कह रहा है p% कमी कर दी गई तो ये हो जाएगा 100 - p / 100, ठीक है। और ये कह रहा है ₹1 के बराबर है, तो ये बराबर में आ जाएगा 1, ठीक है। बराबर में कितना आएगा, यहाँ पे बराबर में आ जाएगा 1। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10,000 और डिवाइड बाई ये a + b a - b के फॉर्म में है, तो इसको a² - b² लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 10,000 - p²। ये ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या किया मैंने। मान लिया कि प्रारंभ में उसका मूल्य अगर x था, p% पहले बढ़ा दिया जाता है मूल, तो ये हो जाएगा 100 + p/100, ठीक है। फिर कह रहा है उस नए मूल्य में p% कमी कर दी जाती है, तब इसी पूरे नए मूल्य में p% की कमी कर दी हमने, 100 - p / 100, ₹1 के बराबर दे रहा है, तो इसका मान बराबर हो गया 1। तो x का मान निकाला है, तो ये 100 × 100 यानी 10,000, जब कैसे गुणा करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 100 + p और 100 - p, ये a + b और a - b के फॉर्म में ये नीचे आ जाएगा, कैसे गुणा होगा जब, तो इसको a + b और a - b को a² - b² के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये आ जाएगा 10,000 / 10,000 - p²। क्लियर। दूसरे तरीके से भी आप इसे सोच सकते थे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, कि जैसे मैं मान लूँ कि प्रारंभ में उसका मूल्य 100 था, ठीक है। अच्छा, अब जब p% बढ़ जाएगा तो अब हो जाएगा 100 + p, ये तो मतलब हुआ 100 का p% p, तो p इसमें जुड़ जाएगा, तो 100 + p हो गया अब मूल्य। फिर कह रहा है p% कम हो जा रहा है, तो अब इसमें p कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 - p, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आया ये 10,000 प्रारंभ में, ये कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे 10,000, ठीक है। मेरे हिसाब से प्रारंभ में आया 10,000, और फाइनल कितना आया, तो फाइनल आएगा जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 10,000 - p²। तो फाइनल वैल्यू है जो मेरे हिसाब से 10,000 - p², जबकि सवाल में इसका मान दे रहा है 1 के बराबर। तो अगर इस पूरे का मान 1 के बराबर है तो मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, अगर पूरे का मान 1 के बराबर है
तो हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा, तो इसका गुणा कर देंगे। तो ये देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर। अगर आप चाहते तो एक्स वाई वाले तरीके से भी कर सकते थे। एक्स वाई तरीके से कैसे करते समझिए। जैसे आपने मान लिया कि प्रारंभ में 100 रुपये, उसका कुछ भी मान लीजिए, जैसे 100 नहीं, रुपये नहीं मानेंगे, जैसे मान लीजिए प्रारंभ में 100 यूनिट था मूल्य, ठीक है। अच्छा, प्रारंभ में 100 यूनिट था, पहले p% बढ़ा दिया गया, बढ़ा रहा है तो प्लस लिखेंगे, x प्लस वाई, इसी तरीके से लिख रहे हैं इसको, x प्लस वाई, एक्स वाई डिवाइड बाई 100, तो बढ़ रहा है तो प्लस, फिर कह रहा है अब p% कमी हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का p, फिर प्लस, यहाँ पे आ जाएगा p गुणे माइनस p डिवाइड बाई 100, p से p कट जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आ गया p² बटे 100, और ये माइनस में आया तो ये माइनस मतलब कमी को दर्शाता है। तो कुल मिला के ये 100 में से p² बटे 100% की कमी हो रही है, तो बचेगा कितना, तो 100 में p² बटे 100 जब आप घटा देंगे, अच्छा देखिए 100 में जब p² बटे 100 जब घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 10,000 माइनस p² बटे 100, ठीक है। अच्छा, हमारे हिसाब से इतना आया, जबकि सवाल में इसी का मान दे रहा है 1 के बराबर। अगर इसका मान 1 के बराबर है तो 100 का क्या मान होगा, तो यहाँ से इसको मिटा देंगे अगर, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। अच्छा देखिए, अगर इसका मान 1 के बराबर है तो 100 का मान कितना होगा, तो इसको जैसे पहले लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले 1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये कितना आएगा 100 बटे 10,000 माइनस p² अब 100 का मान निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 का, उतना ही आ गया। ऑप्शन सी में ये वैल्यू लिखी हुई है। क्लियर। कोई दिक्कत हो बताइए, मुझे जो लग रहा है कोई दिक्कत होगी आपको समझने में, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो फिर आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखें। अगला सवाल और लास्ट सवाल है आज की क्लास का। ये देखिए, ये 2 बार आया हुआ है एसएससी में, 1 बार मेंस में आया हुआ है। ए का 60%, बी का 30% के बराबर, और बी बराबर सी का 40%, सी बराबर ए का x%, तो x का मान बताना है। कुछ नहीं करना है आपको, मैं बताऊं, कई बार बोनस सवाल आ जाते हैं, ये वही बोनस सवालों में से ही है। आपको बताऊं, बेहतरीन सा सवाल है, आसान सवाल, आपके लिए बोनस का काम करेगा। जैसे कह रहा है ए का 60%, तो 60% का मतलब ही होता है 3/5। क्लियर। बी का 30%, तो 30% का मतलब ही होता है 3 यहाँ पे 10, कितना 3/10। कटे तो काट देते हैं, 3 से 3 कट गया, 5 से कट गया 10 2 बार, तो यहाँ से a/b कितना निकल के आ गया 1/2, ठीक है। आगे देखिए, अगले लाइन पढ़ेंगे तो कह रहा है b बराबर सी का 40%, तो b बराबर है सी का 40% का मतलब वो 2/5, तो यहाँ से b/c निकल के आ गया कितना 2/5। अच्छा देखिए, a का मान 1 है, b का मान यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे भी 2 है, हाँ यहाँ पे भी 2 है, और c का मान आ गया यहाँ पे 5, ठीक है। तो कह रहा है c बराबर a का x%, तो c का मान है 5, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँगा 5 बराबर a का मान है 1 का x% हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ गया, यूँ कैसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 500। तो इस सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, 500 इस सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं।